लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों, स्वागत है आप सभी का। नमस्ते, सूरज स्टाडिया दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का इस मैथ्स के सीरीज में, जिस सीरीज में मैं हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर आप सभी के लिए हमेशा यूट्यूब पर डालता हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न है कि बस हम सभी मैथ्स से जितनी नफरत करते हो थोड़ी कम हो जाए। सारे के सारे लेक्चर्स बस एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं और वो है लॉजिक, राइट। तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं जो वो हम पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ने का तरीका, बच्चों राइट डाउन दिस इज द फॉर्मूला, बच्चों राइट डाउन दिस इज द फॉर्मूला, फिर मैथ्स का फॉर्मूला ये है, वो फॉर्मूला से हटकर थोड़ी सी कुछ लॉजिक की बात हो, जहाँ सच में मैथ्स थोड़ा आसान लगे, उसकी जो नफरत रहेगी वो थोड़ी कम हो, या उसका जो प्यार है वो थोड़ा सा आपके दिल में बढ़ जाए। ऐसा बढ़िया सा सब्जेक्ट जो है मैथ्स। आइए उसके सारे लेक्चर्स वन बाय वन करके मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर्स जो यहाँ पे डेफिनेटली डालने वाला हूँ। यस, तो आज हम शुरू करने वाले आपके चैप्टर नंबर 7 के साथ, दैट इज सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या शुरू कर रहा हूं मैं? कम ऑन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अब सबसे पहली बात यहाँ पे देखना, द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेड इन आवर स्कूल डेज इन मैथ्स वाज दैट वी थॉट सेट इज मोर लाइक मैथ्स, दैट वी थॉट सेट इज इक्वलेंट टू मैथ्स, सेट इज इक्वलेंट टू मैथ्स का चैप्टर। मतलब क्या कि हमने ऐसा माना, सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, क्या हुई जानते हो? कि हम ऐसा मानते थे कि सेट मतलब है मैथ्स का चैप्टर। नो, सेट एक्चुअली है ना मैथ्स का चैप्टर नहीं है। आई रिपीट, सेट को मैथ्स का उतना चैप्टर बोलना सही नहीं रहेगा। एक्चुअली सेट एक सिस्टम है। क्या है सेट? एक सिस्टम। सर मतलब क्या यार? मतलब क्या बच्चों समझिए, एकदम सिंपल तरीके से मैं बोलता हूँ। हम सब जानते हैं कि पहले के इसमें मोबाइल फोन देखना, हर मोबाइल फोन का अलग चार्जर रहता था, राइट। सैमसंग यूज्ड टू हैव इट्स ओन चार्जर, एलजी का अपना अपना आता था, सब ब्रांड के अपने अलग अलग चार्जर होते थे। कितना प्रॉब्लम होता था, हर आदमी अपने फोन का चार्जर अलग से कैरी करता था। बाद में क्या है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट। अब माइक्रो यूएसबी पोर्ट आया तो क्या हो गया, सब लोगों को समझ में आया कि और मोर और लेस सभी एंड्रॉइड फोन्स में वो माइक्रो यूएसबी पोर्ट आता था। क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। तो कोई बंदा अगर अपना मोबाइल लेकर भी जाएगा दूर 2-3 दिन रहने के लिए, वो जानता था शायद उसे किसी एक रिश्तेदार का चार्जर लग जाएगा और काम हो जाएगा। अब आ गया टाइप सी। अब वो टाइप सी आ गया तो अभी एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है। क्या हो रहा है यूनिफॉर्मिटी आने से? ये अब हर कंपनी बनाते वक्त वही पोर्ट रखती है। इट बिकम्स ईजी फॉर अदर एक्सेसरी मेकर्स टू हैव अ यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन पोर्ट। एक ही पोर्ट है, उसकी तरह से एक्सेसरीज बनाना बड़ा आसान जाता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से चार्जर निकालते पड़ेगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से ईयरफोन जैक रखेगा। ईयरफोन जैक सब 3.5 mm का मान लीजिए स्टैंडर्ड है, तो सब वैसे ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी से आवाज़ आ सकता है, दूसरे भी पोर्ट से आ सकता है, बट नहीं, अब सबने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। लैपटॉप में यूएसबी, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएसबी से ट्रांसमिशन होता। पहले के लैपटॉप देखना, उसमें यूएसबी पोर्ट अगर मान लो नहीं भी रहेगा तो अलग अलग टाइप के अलग अलग पोर्ट रहते हैं। डेल का अपना अपना एक पोर्ट रहा है, उनके पेटेंट से उनके पास अलग अलग कंपनी ने अपने अलग अलग पोर्ट बनाए। और लेकिन यार एक एक्सेसरी मैन्युफैक्चर के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता था उसका यूज़ करना। डेल के लिए अलग बनाओ, एचपी के लिए अलग बनाओ, फिर आ गया टाइप्स, भाई सबने बना लिया यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट क्या हो गया, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। सो एक्चुअली दिस अ सिस्टम दैट कैन सेट सम स्टैंडर्ड्स। सिमिलरली इन सेट, एक्चुअली ये सेट को आप मैथ्स मत मानिए, अपना आम मैथ्स जो है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो रूल भूल जाइए। जब आप सेट पढ़ रहे हो आपको समझना है सेट इज मोर अ चैप्टर ऑफ प्रेजेंटेशन। हाँ, पहली चीज यहाँ क्लियर कर लीजिए, सबसे बड़ी मिस्टेक, सेट को हम अगर मैथ्स जैसा समझने जाएंगे तो हमको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यार उसमें मैथ्स क्या नहीं, जबकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो रेगुलर रूल्स है शायद वो सेट के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी ना हो। और वो इसलिए क्योंकि सेट का पर्पस ये नहीं था कि आपके रेगुलर रूटीन फंडामेंटल मैथमेटिक्स के लॉजिक को वापस, है ना, रिस्टेट करना। नहीं, सेट का मेन काम था प्रेजेंटेशन। ये चैप्टर ज़्यादा प्रेजेंटेशन के लिए है। और ये प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे क्यों है मतलब आपको समझ में आएगा कि इस सेट थ्योरी से हम डेली लाइफ में इसके बहुत एप्लीकेशन है, बहुत एप्लीकेशन। मतलब इवन से फॉर एग्जांपल एक रेलवे का जंक्शन रहता है, से फॉर एग्जांपल मुंबई जंक्शन, से फॉर एग्जांपल दिल्ली जंक्शन, से पुणे जंक्शन। अब उस जंक्शन पे सारे ट्रेन का सही तरीके से मैनेजमेंट करना कि कब कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक पे रहनी चाहिए, कब कौन सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी, कब कौन सी ट्रेन मान लीजिए, है ना, उसको थोड़ा सा रुकाना पड़ेगा साइड में। ये सब मैनेज करने के लिए भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यूज किसका होता है? उसका यूज होता है सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी का यूज आप पे भी होता है। सो सेट थ्योरी के रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है। और अगर सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलूँ, चाहे एकदम रूटीनली तो हर जगह इसका एप्लीकेशन है। बट वन थिंग विच यू माइट इजीली कोरिलेट इज सॉफ्टवेयर। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, जब आप एक गेम बनाते हो, तो गेम बनाते हो बहुत सारे अलग अलग लेयर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलेशनशिप्स डिफाइन करने पड़ते हैं। इस चैप्टर का अगर आप नाम देखें तो सिर्फ सेट नहीं है, उस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। वन सेकंड, क्या? सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें मुझे पढ़नी है। उसमें से आप ये सेट थ्योरी एक प्रेजेंटेशन का टूल बोलकर यूज़ करते हो कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज और एक यूनिफॉर्म्ड तरीके से हम प्रेजेंट करें, ताकि
इसका यूज़ करना सभी के लिए बड़ा आसान बन जाए, यूनिफॉर्म रूल्स रहे। जैसे मैंने आपसे कहा एक USB पोर्ट, लैपटॉप का USB पोर्ट वो एक यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है, तो सारे लैपटॉप वही यूज़ करते हैं। तो फिर कितना आसान हो जाता है पेन ड्राइव बनाना, कितना आसान हो जाता है एक हार्ड डिस्क का पोर्ट डिज़ाइन करना कि सारे कंपनी के सारे लैपटॉप्स के लिए एक यूनिफॉर्म पोर्ट रहे, स्टैंडर्डाइज्ड रहे। वैसे बच्चों सेट थ्योरी में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए प्रेजेंटेशंस के, इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा तो इसके ऊपर कंप्यूटर बेस्ड कोड्स बनाना बड़ा आसान जाता है, इसके ऊपर एप्लीकेशंस बनाना बड़ा आसान जाता है, इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बनाना बड़ा आसान जाता है, क्योंकि अक्रॉस हर जगह हम ये रूल फॉलो करेंगे। और इसलिए जहां जहां मैथमेटिक्स की लॉजिक डिफाइन करने का जरूरत गिरेगा, जहां कहीं पे भी लॉजिक डिफाइन करने की जरूरत गिरेगी, राइट, उस टाइम पे ये स्टैंडर्डाइज प्रेजेंटेशन रहेगा। सो इट वुड रियली बी वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड अपॉन दिस, ये स्टैंडर्डाइज प्रेजेंटेशन। टू बिल्ड अपॉन दिस मतलब क्या कि आपने एक बार सेट कर दिया कि भाई ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड क्या रहेगा, से USB पोर्ट डेटा ट्रांसफर का, तो उसको बिल्ड कितना आसान हो गया ना करना। फिर लोगों ने क्या किया, पेन ड्राइव बनाया, लोगों ने क्या किया, हार्ड डिस्क उस तरीके से बनाया, लोगों ने से आज डेटा कैप्चर कार्ड्स उस तरीके से बनाया, राइट। अगर आपको आपका मान लीजिए स्क्रीन भी शेयर करना है, अभी टीवी पे देखना है, छोटे मोबाइल को टीवी पे देखना है, लैपटॉप को टीवी पे लगाना है, तो USB के थ्रू भी अभी ट्रांसफर होता है। अब वो एक USB पोर्ट के आपने डिजाइन कर दिया, एक क्या उसको स्टैंडर्डाइज बना दिया, तो लोगों ने उसके ऊपर कितने गैजेट्स और बिल्ड कर दिए। सिमिलरली सेट सिस्टम को आपको वैसे ही समझना है। ये सेट सिस्टम एक बार अगर आपने सही तरीके से इसको डिफाइन कर दिया, एक यूनिफॉर्म तरीके से समझ लिया, सो फॉर द एंटायर मैथमेटिक्स फ्रेटर्निटी एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन का बेस रेडी हो जाता है, upon which you can build many more complex logics, right? So first thing what you have to understand is set should not be confused with your regular mathematics ke fundamental plus minus multiplication division. No, set was not meant for that. The biggest mistake we did was to assume this as a chapter of more of maths. No, it's more for presentation, and that too, as I said, a standardized presentation, right? ऐसा presentation जिसमें एक standard set हो जाए, और उस स्टैंडर्ड का फायदा क्या है, सो दैट वी कैन बिल्ड मोर लॉजिक अपॉन दैट। यस, समझ में आ गया? अगर आ गया समझ में तो चलिए शुरू कर लेते हैं आगे का पढ़ना। हाँ, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपसे कहा वो सिर्फ सेट नहीं है, क्या है वो, सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, अब वन बाय वन एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम सेट से शुरू करने वाले, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन, इनके भी मैं लेक्चर्स अपलोड जरूर करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा एक एक चीज एटलीस्ट उनके जो इंट्रोडक्शन है, जहां उसकी लॉजिक मैं आप तक कम्युनिकेट कर पाऊँ, तो मैं समझूंगा कि अगर अब तक मैं लॉजिक कम्युनिकेट कर पाया तो आई हैव डन व्हाट आई कुड डू अ लिटिल बिट, राइट। लेट्स स्टार्ट। सेट से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले सेट पढ़ते वक्त याद रखना कि ये क्या है, दिस इज मोर अ चैप्टर ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, चलिए, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर हमको क्या समझेगा, लिख के दिया है, सेट का थ्योरी समझेगा और बाद में हमको फंक्शंस और रिलेशंस के बारे में भी समझेगा। तो चलिए सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों बहुत सारी चीज़ें हमको सेट थ्योरी में पढ़नी है, आपने स्कूल डेज में ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, राइट, लेकिन चलिए एक बार समझना शुरू कर देते हैं। तो इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। तो मैथ्स में सबसे पहले लिविंग हो या नॉन लिविंग कोई भी चीज़ हो उनको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। उससे फॉर एग्जांपल अगर आपको एवरेज वेट ढूंढना है, आपके क्लासरूम में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन सबका मिलकर अगर आपको एवरेज वेट निकालना है, तो एवरेज वेट वो जो बच्चे का निकालना है, उस बच्चे को भी ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, लिविंग रहे कि नॉन लिविंग रहे। इफ वी कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन इन सच अ वे दैट इट इज पॉसिबल to tell beyond doubt whether a given object is in the collection under consideration or not, such a collection is called as well defined collection. क्या बात है, देखो क्या बात है, डिफाइन किया है, मैंने कहा ना सेट में हमने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए। सो अगर मान लेते कि आप ऐसा कह पाते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डिफाइन किया एक ग्रुप को से बॉयज का, तो जो गर्ल है आप बोल पा रहे हो, से फॉर एग्जांपल उसका नाम है रुक्मणी, तो आप बोल पा रहे हो उसको कि यार आप इसका पार्ट नहीं हो, ग्रुप ए का पार्ट नहीं हो, वो बॉयज का ग्रुप है, आप ग्रुप बी का पार्ट हो। सो व्हेन इट इज पॉसिबल फॉर यू टू टेल विदाउट डाउट, बियॉन्ड डाउट वेदर गिवन ऑब्जेक्ट इज इन द कलेक्शन और नॉट, देन सच अ कलेक्शन इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन, सिर्फ कलेक्शन मतलब क्या समझिएगा, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने सिटी को समझ लीजिए, आप सिटी में कितने ऑब्जेक्ट्स है, कार्स है, इंसान है वहाँ पे, राइट, वहाँ पे प्लांट्स है, लैपटॉप से, कितनी सारी है अपने डेली लाइफ में हम जितने सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो सब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ, वो सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है वो, सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट अगर इसमें आप विदाउट डाउट अगर क्लियरली बोल पाओ, विदाउट डाउट अगर आप क्लियरली बोल पाओ कि क्या आपके कलेक्शन में आता है,
क्या आपके कलेक्शन में नहीं आता है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम कहेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, तो सेट क्या रहेगा? A set is defined to be a collection of well defined and distinct objects. So दो चीजें बच्चों इसमें, पहला क्या कि सेट में आने वाला हर एक एलिमेंट डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, एंड क्या वो डिस्टिंक्ट भी रहना चाहिए। सर इसका मतलब क्या? अरे भाई वेल डिफाइंड मतलब क्या? सर आपने कहा इससे ए बी द ग्रुप ऑफ बॉयज अबव 10 years of age। सो आपने क्या किया? वेल डिफाइंड भी किया। वेल डिफाइंड क्या कि बॉयज होने चाहिए अबाउट 10 years के, एंड डिस्टिंक्ट मतलब क्या भाई? सेम आदमी को 10 बार नहीं लिखने का। तो फॉर एग्जाम्पल मोहन 11 साल का है, तो मोहन वापस मोहन वापस मोहन वापस मोहन 10 बार नहीं लिखने का। मोहन क्या है? हाँ मोहन क्या है? आपने ये सेट डिफाइन किया है, एक मोहन इज अ बॉय अबाउट 10 years, वेरी ट्रू। और वो एक ही बार नाम लिखने का, बार बार नहीं लिखने का। इसलिए दो शब्द सेट के लिए क्या? पहले तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, वन सेकंड क्या कि शुड बी वेल डिफाइंड, एंड दूसरा क्या? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सो सेट इज डिफाइंड टू बी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एकदम डिफाइंड रहे और डिस्टिंक्ट रहे। डिस्टिंक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है कि सेम एलिमेंट बार बार लिखने का नहीं। मोहन लड़का है 10 साल के ऊपर है, मानता हूं मैं, तो उसका नाम क्या 100 बार नहीं लिखते बैठेंगे, एक ही बार लिखने का। तो आने वाला हर एलिमेंट सेट के अंदर एक तो डिफाइंड भी होना चाहिए और साथ साथ में डिस्टिंक्ट भी रहना चाहिए। दिस कलेक्शन मे बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड, ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट ऑफ द सेट। वी यूजुअली डिनोट कैपिटल लेटर्स एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो सेट यूजुअली हम एक कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उसके एलिमेंट्स अगर दिखाना है तो स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, राइट। सो यहाँ पे अलग अलग सेट का एग्जांपल दिया है। सेट को हम ऐसे ब्रेस ब्रैकेट्स में दिखाते हैं, राइट, ब्रेस ब्रैकेट में दिखाने के लिए, टू शो दैट इट्स अ कलेक्शन। ओके, अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ध्यान से देखना बच्चों, इसको हम कहते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और ब्रेसेस फॉर्म। ब्रेसेस फॉर्म क्यों? आपको सेट, अपने सेट को क्या किया है, ओहो जस्ट अ मिनट, ओके। सो इस तरीके से अगर आप सेट को लिखते हो ब्रैकेट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और ब्रेसेस फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट and put it within the braces. Instead of listing, we could describe them as follows. तो ऐसा आप उसको रोस्टर फॉर्म में दिखाओ। जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाओ तो ऐसा ब्रेस ब्रैकेट फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं कि आपने सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाया, ब्रेस ब्रैकेट फॉर्म में दिखाया, राइट। इसी के बदले आप उसको प्रॉपरली बच्चों डिफाइन भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग यू कुड इवन डिस्क्राइब देम। आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज अबव एज ग्रुप 10, अबव एज 10। मैंने क्या किया, मैंने सेट ए को लिस्ट नहीं किया। अगर देखो मैं डायरेक्टली लिख दूं, से अपने क्लास में मान लेते छोटे बच्चों की क्लास में 3 बच्चे थे जो 10 साल के ऊपर थे, मान लो अभी एग्जांपल, सो मोहन, अरुण, सोहन, ये 3 बच्चे थे। अगर आपने ऐसा दिखाया तो हम क्या कहेंगे, अपने रोस्टर फॉर्म यूज किया। अगर आपने ऐसा डिफाइन किया कि लेट ए बी द सेट ऑफ व्हाट, बॉयज अबव द एज 10। अगर आपने इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया, कौन क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्राइब किया है। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने डिस्क्राइब नहीं किया, आपने डायरेक्टली लिस्ट कर दिया। लिस्ट कर दिया। ए में कौन आता है, मोहन, सोहन, रोहन, फिनिश। मोहन, अरुण, सोहन, फिनिश। आपने लिस्ट कर दिया। कौन क्या कर दिया आपने डायरेक्टली लिस्ट कर दिया। ए में कौन आता है, मोहन, MA और S, लिस्ट कर दिया आपने डायरेक्टली कौन आता है कौन नहीं। अगर लिस्ट करने के बदले अगर आपने क्या किया, कौन, आपने उसको डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, आपने उसको डिस्क्राइब किया कि लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज अबव द एज 10। तो ऐसे तरीकों को कहते हैं, जब आप डिस्क्राइब करते हो तो हम उसको कहते हैं कि यू आर यूजिंग सेट बिल्डर और अलजेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड। क्या बोलेंगे इसको, 3 नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड। क्यों बोलते हैं इसको सेट बिल्डर, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प, द डेफिनेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड द सेट। मतलब हर बार चेक करोगे। अब एक नेक्स्ट लड़का है, छोटा बच्चा था, उसको पूछा मैं, राम, बोला सर मैं 8 साल का हूँ। चलो नेक्स्ट, नहीं तू उस रूल में बैठता नहीं ना, 10 साल के ऊपर चाहिए बेटा, नेक्स्ट। फिर एक और बंदा है, आप उसको पूछोगे तेरा एज, तो लड़की है, उसको बोलोगे नहीं यू आर नॉट डिफाइंड। तो व्हाट इज हैपनिंग, आप सेट में किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये डिसाइड करने के लिए आप एक रूल फॉलो कर रहे हो। आपको सेट बिल्ड करने के लिए इस रूल का, इस डेफिनेशन का, इस डिस्क्रिप्शन का फायदा हो रहा है। हेंस सच अ फॉर्म व्हेन यू डिस्क्राइब व्हाट दैट सेट शैल कंटेन is called as what, come on, set builder form, algebraic form और rule method। okay, तो 3 नाम है। This method of writing set is called as property method। लो एक और है भाई,
प्रॉपर्टी मेथड, क्योंकि आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो ना. द सिंबल और ऑब्लिक रीड्स सच दैट in this method we list the property and the property satisfied by the elements of the set. ठीक है. ये सिंबल जो दो डॉट का दिख रहा है ना, डॉट, ये दो डॉट जो देते हैं, दो डॉट, उसको कैसे रीड करना है? उसको रीड करना है सच दैट जैसे x, राइट. तो x we write x satisfies property p, मतलब कि this means the set of all those x which satisfy the property p. ओके तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखे दिया है, वी में राइट सेट ऐसा, वी में राइट द सेट ऑफ होल नंबर्स ऐसा, या हम उसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो. जो मेंबर्स रहते हैं सेट के उनको हम यूजुअली क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है सर. अब एलिमेंट बोलने के बाद आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात कि एक सबसेट क्या रहता है. तो सबसेट क्या रहेगा, यहाँ पे देखना, ये होल नंबर्स का सेट है, तो आई कैन से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? W. तो सबसेट मतलब क्या हम सब अच्छे से जानते हैं. जब A में मान लीजिए आ रहा है 1 2 3 4, B में आ रहा है 1 2, तो हम बोलते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A. समझ में आया सभी को? B इज अ सबसेट ऑफ A. तो सबसेट क्या रहता है, होप आप सभी को एग्जैक्टली पता हो, राइट. सबसेट बच्चों इक्वल भी हो सकता है. मतलब क्या, सबसेट का डेफिनेशन क्या है देखना. सबसेट का डेफिनेशन बढ़ते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ Q, वी से दैट P इज अ सबसेट ऑफ Q. If every element of P is also an element of Q, then we say P is a subset of Q. इसका मतलब क्या, मान लो ये Q है, ऑफकोर्स कॉमा आना चाहिए बीच में, इसमें ये P है, से 1 2. अब हम क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ P, P के एलिमेंट क्या 1 और 2, क्या वो Q में भी है? हाँ. एवरी एलिमेंट ऑफ P इज इन Q, देन P इज अ सबसेट ऑफ Q. बट उल्टा नहीं है, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ Q के जो भी एलिमेंट्स है वो P में नहीं है, सो Q इज नॉट अ सबसेट ऑफ P. अच्छा, अगर P भी बच्चों ऐसा रहा तो P में भी वो सारे ऑब्जर्वेशंस आ गए, तो 1 2 3 4 जो Q में भी है, क्या अभी भी P सबसेट है? हाँ, अभी भी P को सब ही कहेंगे, इक्वल भी कह सकते हो और सब भी कहेंगे. सबसेट अभी भी है. क्यों? क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन क्या था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P, कौन क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ P के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ Q. क्या ऐसा है? हाँ सर, P के जितने भी एलिमेंट्स है ना सर, वो Q के भी एलिमेंट्स है. हाँ, अब मजे की बात, एक्स्ट्रा बात इसमें क्या है, एक्स्ट्रा बात इसमें ये है कि भाई दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी एग्जैक्ट सेम है, दोनों डिट्टो है, तो हम इसको इक्वल सेट भी कहेंगे. ये इक्वल सेट भी है, बट ये सब सेट भी है, इतना आपको याद रखना है. सो हमेशा रखना, अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये हमेशा रहेगा. Q इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ Q, राइट. P इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ P, क्योंकि P में जो एलिमेंट है वो P में है, तो हम कह सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ P, Q इज अ सबसेट ऑफ Q. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ओके. अच्छा, लेकिन इफ P इज अ सबसेट ऑफ Q बट P इज नॉट इक्वल टू Q, देन P इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट. तो जैसा आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, आप डेफिनेशन के हिसाब से आप बोल दोगे कि दोनों सब है, लेकिन सर प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से सब मतलब थोड़ा कम रहता है. वही इसलिए हम नीचे देखते हैं कि अगर P इज अ सबसेट ऑफ Q, जैसे ये एग्जांपल लो, P इज अ सबसेट ऑफ Q बट P इज नॉट इक्वल टू Q, इक्वल नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे हाँ अब ये प्रॉपर सबसेट हुआ सर. इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट. ओके. अभी क्या, Q इज 1 2 3 4, P इज ऑल्सो 1 2 3 4. आप बोल रहे हो कि P इज अ सबसेट ऑफ Q क्योंकि डेफिनेशन उसका वैसा है. अब डेफिनेशन वैसा है तो बच्चों हम उसमें कुछ नहीं कर सकते. डेफिनेशन के पीछे भी एक्चुअल लॉजिक रहता है कि उसको क्यों वैसा डिफाइन किया, राइट. सो एसेंशियली अब P इज अ सबसेट ऑफ Q क्योंकि डेफिनेशन वैसा है, तो हम ऐसे ही मानेंगे कि P में अगर 1 2 3 4 है, Q में भी अगर 1 2 3 4 है, तो P इज अ सबसेट ऑफ Q. हम यही मानेंगे. लेकिन आप कहोगे सर इंग्लिश में तो ये सब नहीं लग रहा है, दोनों इक्वली है, तो उसको सबसेट तो सिर्फ मैथ्स में बोल सकते हैं. बिल्कुल बात सही बात है. और इसलिए अगर P सबसेट है Q का और P इज नॉट इक्वल टू Q, P इज अ सबसेट ऑफ Q बट P इज नॉट इक्वल टू Q, अगर ऐसा ट्रू हो गया तो इन दैट केस विल से कि P इज अ प्रॉपर सबसेट. अब हुई ना बात सर कि P में सच में कम एलिमेंट्स भी है और जो P के एलिमेंट्स वो Q में भी है, तो बोलने का इट्स अ प्रॉपर सबसेट. ओके. एक याद रखना आपको, जो एम्प्टी सेट रहता है उसका कभी भी हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ रहता है नहीं. अब एम्प्टी सेट मतलब बच्चों हमेशा देखो, एम्प्टी सेट को ऐसा दिखाते हैं, एक तो ब्रैकेट ड्रॉ करने का, नुस्तो फाई दिखाने का, बस ऐसा, दोनों नहीं करने का. ब्रैकेट भी निकाला, फाई भी निकाला, ऐसा नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, राइट. ऐसा भी नहीं करने का, ब्रैकेट भी निकाला, जीरो लिखा कि भाई जीरो, अरे जीरो एक एलिमेंट है खुद, और जीरो की वैल्यू क्या रहती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कहाँ लगता है, पीछे क्या आगे.
उसके को डिपेंड करता है जीरो की वैल्यू क्या रहती है, राइट। सो जीरो, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सबसेट मतलब क्या बच्चों मालूम है? एम्प्टी सेट मतलब हवा, हवा सेट। बोले क्या? एम्प्टी सेट, कम ऑन वन सेकंड, क्या एम्प्टी सेट मतलब क्या? हवा सेट। हवा सेट समझना उसको। सर हवा सेट मतलब क्या? भाई उसके अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, हवा, सिर्फ हवा इधर से उधर जाती रहे, वो निकाल के मत, ड्रॉ करके मत दिखाना। हवा, हवा सेट। एम्प्टी सेट मतलब हवा, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, बबल वबल भी नहीं ड्रॉ करने के। एम्प्टी सेट इज व्हाट? हवा सेट। याद रखेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन देके रखा है कि प्रॉपर सबसेट कौन रहता है। जैसे देखो 3 इसका प्रॉपर सबसेट है, बट 1 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2 3 5। ओके, वाई? क्योंकि सारे एलिमेंट रहने चाहिए। देखो भाई ये इसमें से आप बोलोगे सर 2 एलिमेंट बी में भी और 2 एलिमेंट इसमें भी, तो बी इज अ सबसेट। डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी इन द अदर। ओके, हाँ सर, समझ में आ गया। आगे, to give completeness of the idea of subset we include the set itself and the empty set। तो याद रखना, एक आपको याद रखना है कि सेट, सबसेट का पूरा आइडिया देते वक्त आपको ये समझना है कि खुद वो सेट, जैसे हमने आपसे कहा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो सेट भी हम खुद लेते हैं और एम्प्टी सेट को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। एम्प्टी सेट मतलब क्या? ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वो तो सबसेट होगा ही, वो तो सबसेट होगा ही ना, कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हियर। यस, हवा सेट में कुछ है ही नहीं, तो उसका एलिमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं कि हमारे सबसेट में कि नहीं। सो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमेशा रखना है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर ना, सो एक सबसेट का फुल डेफिनेशन आपको समझना है, तो जो प्रॉपर सबसेट से वो तो आता ही है, जो इक्वल सबसेट रहेगा वो भी आएगा, वो सेट खुद आएगा मतलब इक्वल सेट, और जो एम्प्टी सेट है वो भी आएगा। तो प्रॉपर भी आएगा, वो सेट खुद भी आएगा और एम्प्टी भी आएगा। ये सब जब हम मिला लेते हैं तो बात बनती है कि हमारा बन जाता है फुल डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ओके, अब इसके बाद में आपको हमेशा याद रखना है एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, राइट। अ सेट कंटेनिंग, इसको अंडरलाइन करेंगे, अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स हैज 2n सबसेट्स। ओके, सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है उसमें 2n इतने सबसेट्स होंगे। इसके सब मिला के मतलब इसमें इक्वल सेट भी आ गया, इसमें सब प्रॉपर सबसेट्स भी आ गए, इसमें हवा सेट मतलब एम्प्टी सेट भी आ गया। तो हमेशा याद रखना अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके 2n सबसेट रहते हैं। इसका मतलब क्या? से एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 and 3, 3 एलिमेंट्स है इसमें। हाँ, तो जानते हो इसके सबसेट कितने होंगे? इसके सबसेट होंगे टोटल 8। कैसे सर? 2 2n करना है। n stands for what? Number of elements. n stands for what? Number of elements. n stands for number of elements। इसका मतलब क्या समझिए आप? अगर आपके इस सेट में 3 एलिमेंट्स है तो 2 मतलब 8 आपके अंदर सबसेट होंगे। अगर आपके सेट में 8 आपके सबसेट्स होंगे। अगर आपके सेट में 4 एलिमेंट्स है तो 2 मतलब 16 इसके पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। कैसे सर? एक बार देख लेते हैं। सॉरी, हमारा सेट क्या है? 1 2 3। बता इसका सबसेट क्या हो सकते हैं? 1 2। अब मेरे ब्रेस ब्रैकेट की डिजाइन पे ध्यान मत दो। 3, फिर 1 2 2 3 1 3। ऐसा नो, फिर खुद 1 2 3 ये भी एक सबसेट है और एक हवा सेट भी इसका सबसेट है। काउंट करिए कितना हो गया? 3 + 3 6 7 और 8। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो 2n, ये आपको याद रखना है कि एक सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके 2n इतने क्या बन सकते हैं? उसके उतने सब सेट्स बन सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का भी बच्चों प्रूफ है, और इस फॉर्मूला का अगर आपको प्रूफ देखना है तो हम इसको देखते हैं इन द चैप्टर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्या देखते हैं हम? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो ठीक, नहीं अगर आता है तो डोंट वरी, में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो मेरा लेक्चर है वो जब आप देखेंगे तब आपको डेफिनेटली इसका लॉजिक समझ आएगा कि 2n ये कहाँ से आता है, कि कितने पॉसिबल तरीके से हो सकता है। ओके, तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो आपको ये फॉर्मूला का लॉजिक वहीं पे समझ में आएगा। ये फॉर्मूला डिराइव करना बड़ा आसान 20 सेकंड का काम है अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया तो। ओके, तो वो लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैं वैसे भी दिखाने वाला हूँ ये फॉर्मूला का प्रूफ। ओके, सिंगलटन सेट क्या रहता है बच्चों? जिसमें एक ही एलिमेंट रहता है। तो मान लीजिए एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2 3, कोई भी एक ही एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। इक्वल सेट्स मतलब हमने कहा डिट्टो सेट्स, दोनों सेट में जब सेम एलिमेंट्स हो। याद रखना, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से नहीं चलता भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम है तो नहीं चलता। जिसमें इसमें है 1 2 3, हाँ, इसमें है 2 4 6, सर इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, ये इक्वल है क्या? इक्वल नहीं, ऐसे इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट
वैलेंट सेट्स। ये इक्वल नहीं है, इक्विवैलेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इक्वल होना मतलब डिट्टो, दोनों कॉपी पेस्ट होने चाहिए। फिर कॉपी पेस्ट भले चाहे कोई भी ऑर्डर में रहे, जैसे 1 2 3 को आप 2 3 1 लिखो, रे भैया क्या प्रॉब्लम है, इसको 3 2 1 लिखा तो भी ये क्या है, इक्वल सेट्स। ओके, एनी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, लेकिन रिपीटेशन करना मीनिंगलेस है। सेट में कभी भी रिपीटेशन हम नहीं करते, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रहने चाहिए। इसका बाद बच्चों वेन डायग्राम्स आता है। वेन डायग्राम्स क्या रहता है बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा, एक्चुअली समझना इसका लॉजिक। अभी वेन डायग्राम्स हमको भी स्कूल में पढ़ाए जाते थे। हम सोचते थे यार सर इसका रियल लाइफ में हम कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ निकालते बैठेंगे गोल गोल गप्पे। तो बच्चों समझिएगा, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज थोड़ा सा मेरे शर्ट को जरा इग्नोर करिए बच्चों, मेरा शर्ट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। उसका रीज़न सिंपल सा है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रीन है और मैंने जो शर्ट पहना वो भी ग्रीन है। तो जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ वीडियो की, जब मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ग्रीन वाला निकाल दो, तो मेरा शर्ट भी ट्रांसपेरेंट कर रहा है, और इसलिए उसके पीछे का आपको भूत जैसी आत्मा बन गया हूँ मैं। दिख रहा है आपको, मेरे पीछे भी डायग्राम है। ओ वाओ सर, एनीवे लेट्स कंटिन्यू। सो वेन डायग्राम, तो इसको प्लीज इग्नोर करना आज के दिन। वेन डायग्राम में आपको याद रखना, बड़ा वेन डायग्राम एज आई सेड, वेन डायग्राम्स बच्चों क्यों निकाले गए। तो स्कूल में भी आपने बहुत ड्रॉ किया, मज़ा तो बहुत आया होगा, इसमें मार्क्स भी आपको भर भर के भरे मिले होंगे। सवाल उठता है हमने पढ़ाई क्यों सर, तो बच्चों इसको तो मुझे आंसर भी देने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए होंगे क्यों निकाला। मैंने कितनी बार आपको थ्रू आउट माई मैथमेटिक्स सीरीज में आपको बार बार बताया कि ब्रेन कैन सब easily अंडरस्टैंड ओनली पिक्चर्स, सिर्फ पिक्चर्स। समथिंग इफ योर ब्रेन कैनॉट पिक्चराइज यू कैनॉट अंडरस्टैंड। सो पिक्चर से ब्रेन बहुत आसानी से समझता है, एंड हेंस ये जो सेट हम लिस्ट करते हैं, ये सेट जो हम डिस्क्राइब करते हैं, उस सेट को अगर हम पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी दिखाए कि दो सेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो दैट कैन बी ईजिली बी अंडरस्टूड बाय मासेस, बाय एवरीवन, इवन विद द लेमन, and hence Venn diagrams are used. So we may represent the above operations of on set by means of Euler Venn diagram. Euler, okay? तो प्रोफेसर यूलर ने इसको इस तरीके से दिखाना शुरू किया था, एंड हेंस उनके नाम पे याद है। तो यूलर्स वेन डायग्राम। तो ऊपर के जो सारे आपके ऑपरेशंस है सेट के ऊपर, सबसेट वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे दिखाया जा सकता है। ओके, दस फिगर ए शोज अ यूनिवर्सल सेट एस। तो ये यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जो आपका एक सेट जिसके अंदर आपके सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हो। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट दिख रहा है, ये P दिख रहा है कि उस यूनिवर्सल सेट का ये एक सब सेट है। P क्या दिखा रहा है वो, कि उस यूनिवर्सल सेट का एक सब सेट है। वैसे अगर ये P और Q मान लेते हैं, मैं एक इसके अंदर ड्रॉ करूँ, तो ये हो जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, जिसमें सारे एलिमेंट्स रहते हैं, ये P और ये Q। ये जो इन दोनों में बीच में कॉमन एलिमेंट्स है, ये जो कॉमन एलिमेंट्स है उन दोनों में, इसी को हम बोलते हैं कि P का इंटरेक्शन हुआ है, इंटरसेक्शन हुआ है, सॉरी, P का इंटरसेक्शन विथ Q। P और Q का इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन को हम जानते हैं उल्टे इससे दिखाते। और वही अगर P और Q दोनों मिला लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे नीचे देखने वाले यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो नीचे देखना, अच्छा यहाँ पे देखना इंटरसेक्शन। तो ये जहाँ A और B एलिमेंट से जो इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम ऐसा इंटरसेक्शन साइन से दिखाते हैं, P एंड Q बोलकर। ओके, अब ये जो है ये हम देखने वाले एक मिनट के लिए। उसके पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स शायद जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ देखना, एक सेट है जिसमें 1 2 3 P Q है, जिसमें है से Q है, जिसमें है आपका से 3 4 5। अगर मैं बोलूँ P यूनियन Q, तो उसका मतलब क्या रहता है, P यूनियन Q मतलब क्या, उसमें 1 2 3 तो आएंगे और ये 4 और 5 भी आएंगे। तो बच्चों यूनियन मतलब समझना, यूनियन को आपको और मानना है। तो जब मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट अ सेट ऑफ P यूनियन Q, मतलब आई वॉन्ट द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, आई वॉन्ट अ सेट ऑफ, ये भी याद रखना है, P यूनियन Q करके जो आता है वो भी एक सेट ही होता है, ये भी एक सेट ही है। P खुद एक सेट है, Q खुद एक सेट है, और एक और सेट है जिसका नाम है P यूनियन Q, ये एक सेट है। इस सेट को आप चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हो, M इज इक्वल टू P यूनियन Q, कुछ भी डिफाइन करो। करेंगे एवरीबॉडी, अरे स्नो स्नो। ओके, सो आप इसको चाहो तो ये P भी एक सेट है, याद रखना ये Q भी एक सेट है, और ये P यूनियन Q जो आया ये भी अपने आप में एक और सेट है। तो P में है 1 2 3, Q में है आपके पास 3 4 5। तो जब आप इनका यूनियन करने जाओगे, तो यूनियन मतलब बच्चों क्या आएगा, दोज एलिमेंट्स विच आर इन P विच आर इन Q और इन बोथ। रिपीटेशन ऑफकोर्स नहीं करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 5। तो 3 यहाँ पे भी है, 3 वहाँ पे भी, उसको एक ही बार लिखा, और 4 और 5 इसमें और जोड़ दिए। सो जब भी हम यूनियन बोले तो आपको हमेशा रखना है इन मैथ्स, or sorry, in set theory, when we say the word union, we actually refer to the or word of English. कि P union Q मतलब क्या, एक द एलिमेंट्स ऑफ P और Q, ऐसा, राइट।
और जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे P एंड Q में इंटरसेक्शन क्या है, तो मतलब P एंड Q मतलब क्या, दोज एलिमेंट्स विच आर इन P एंड इन Q, दोज एलिमेंट्स विच आर इन P एंड इन Q, तो ऐसा कौन है, सिर्फ 3, तो वो हो गया P इंटरसेक्शन Q। अब बच्चों आपको हमेशा रखना है कि इस केस में आप चेक कर सकते हो कि P में कितने एलिमेंट्स थे, 3, Q में कितने एलिमेंट्स थे, 3, पर P यूनियन Q में 5 ही एलिमेंट्स क्यों है सर, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स, पर जब हमने उनका यूनियन ले लिया तो उसमें सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट कम क्यों हुआ सर, वो इसलिए कि 3 जो था वो कॉमन था। तो जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं बच्चों उनको माइनस करना पड़ेगा, जो भी आपके कॉमन एलिमेंट्स उनको हमको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बच्चों, सर ये कॉमन एलिमेंट जो रहता है, जैसे इस केस में ये 3 है और यहाँ पे भी ये 3 है, ये 2 बार आ जाता है ना, तो जब हम यूनियन लेते हैं तो हम तो रिपीटेशन कर नहीं सकते, क्योंकि रिपीटेशन सेट इज मीनिंगलेस, एंड हेंस हम जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं उसकी 2 बार काउंटिंग हो जाती है, उसकी एक बार यहाँ पे भी काउंटिंग होती है 3 की, और एक बार यहाँ पे भी काउंटिंग होती है, 2 बार काउंटिंग हो जाती है, इसलिए एक बार हम उसको माइनस करते हैं, 2 बार नहीं, एक ही बार गिनना चाहिए। 3 को आप यहाँ पे भी गिनोगे एक बार, 3 को आप यहाँ पे भी गिनोगे 2 बार, 2 बार काउंटिंग नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। हेंस इसलिए हम क्या करते हैं कि टोटल एलिमेंट्स क्या आएंगे आपके 3 + 3 6, उसमें से 1 माइनस करके बोलेंगे कि P यूनियन Q में 5 एलिमेंट्स आएंगे। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मतलब मैं आना चाहता हूँ इस फॉर्मूला पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन P एंड इन Q। वो एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स इसमें भी गिने गए, इसमें भी गिने गए। जैसे P में बताइए कितने एलिमेंट्स थे सर, 3, Q में बताइए कितने एलिमेंट्स थे सर, 3 कैसे हुआ, क्योंकि इसमें था 1 2 3 और इसमें था 3 4 5, तो 3 की काउंटिंग 2 बार हो गई, यहाँ पे भी 3 आया और Q में भी 3 आया, इसलिए 3 और 3 आप बोल रहे हो कि 6 एलिमेंट्स हैं। पर जब आप उनको मर्ज करोगे तो डबल बार तो नहीं लिखोगे 3 को, तो 3 क्योंकि दोनों में था और इसलिए 2 बार उसकी काउंटिंग हो गई, इसलिए एक बार उसका हम माइनस करते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P एंड Q, जो कितने थे, एक एलिमेंट ऐसा था जो दोनों में कॉमन था, वो माइनस किया, तो आ गया हमारा कि यूनियन में हमारे पास होंगे 5 एलिमेंट्स। सो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी देखिए एकदम लॉजिकली मैंने समझा भी दिया, पे रट्टा कोई मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। रेडी, थैंक यू। सो ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो ये प्रॉपर्टी आपने जरूर स्कूल में भी पढ़ी होगी, और कितना सिंपल था इस प्रॉपर्टी को समझना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑफ ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो सिंपल जो एलिमेंट्स ए में है वो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में है वो, यस नो, सो वो एलिमेंट जो ए में है वो एलिमेंट जो बी में है, पर क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इन दोनों में है उनकी डबल काउंटिंग हो गई, इसलिए हमने उसको एक बार यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने एक बार माइनस किया है। होप आपको समझ में आ रहा है। एक और बार देखिएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी, के ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, तो ऑफकोर्स जो सबसे पहले ए में जितने एलिमेंट्स है वो तो आने चाहिए, जो आपके बी में एलिमेंट्स है वो भी आने ही चाहिए, बट क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स इन दोनों में है इसलिए उनकी 2 बार काउंटिंग हो गई, इसलिए एक बार हम क्या कर देते हैं उसको माइनस, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम क्या कर देंगे माइनस। तो फेयर ऑफ एवरीवन, ओके, सो आई गेट कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फेयर ऑफ, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ ले बच्चों, यही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, चेक इट। सो आई हैव n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Very simply, logically understood. Equivalent set क्या रहते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सेम। सो इक्वल सेट जो रहते हैं वो इक्वलेंट जरूर रहते हैं, बट इक्वलेंट सेट हर बार इक्वल रहे जरूर नहीं। इक्वलेंट का प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। इक्वल में तो क्या, नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सो एवरी इक्वल सेट इज इक्वलेंट, बट इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट, ऑल इक्वलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल एज वेल। ओके, सो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ये कौन है, इक्विवेलेंट है, पर वो दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अच्छा, पावर सेट क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट का मिलकर जब कलेक्शन कर लेते हो ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए टू बी डिनोटेड बाय पी ए। सो द कलेक्शन ऑफ व्हाट कमा, ऑल पॉसिबल सबसेट। तो बच्चों यार मैं जब पढ़ता था ना
तो मैं ऐसा पढ़ता था यार कि क्यों डिफाइन कर रहे हैं मैम, राइट? क्यों? ये पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज पावर सेट। ठीक है, अब इस डेफिनेशन की जरूरत क्या? तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्या कोई भी एक टर्म हम अगर पढ़ते हैं तो जरूर उस टर्म का कुछ तो यूज होगा, इसलिए उसको डिफाइन करना पड़ा। और प्रॉब्लम ये था कि हम सिर्फ पढ़ लेते थे पावर सेट क्या है, हम कभी उसके अंदर जाकर ये देखते नहीं थे उसका यूज क्या है। तो प्रॉब्लम ये था कि हम पढ़ लेते थे कि पावर सेट क्या है, और क्यों हमें शायद या मेजॉरिटी लोगों को क्यों शायद ऐसा मैथ्स थोड़ा अलग लगता था, उसका रीज़न था क्योंकि आप उसका डेफिनेशन पढ़ लेते थे कि एग्जाम में वो आने वाला है, और क्यों पढ़ा वो डेफिनेशन का हिस्ट्री सिखाने का वक्त किसी टीचर के पास शायद नहीं था। तो बच्चों पावर सेट एक्चुअली आप समझिए, जब आप पी ऑफ ए कर लेते हो डिफाइन, तो आप जैसे मैंने आपसे कहा आज की तारीख में बहुत ज़ोरों शोरों से सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में सेट थ्योरी का बहुत यूज़ होता है इन राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स। अब बच्चों एक्चुअली जब आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो, आई वॉज फॉर्चुनेटली ब्लेस्ड कि आई हैड माई बेस्ट फ्रेंड, अक्षय नाम है उसका, मेरा बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा भाई है, वो भाई सगे भाई से बढ़कर। आई वॉज फॉर्चुनेट कि ही वॉज माई रूममेट फॉर 6 years, स्कूल से हम साथ में थे एंड इवन कॉलेज, एंड ही वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। So as to see them making use of all these things many frequently, so used to write great softwares. And that time, actually अब देखो तो ये सेट थ्योरी का ये PA डिफाइन करने का मतलब क्या रहता है? तो बच्चों जब ये सॉफ्टवेयर लिखना रहता है ना, एक छोटी सी चीज़ भी करनी है ना आपको, उसको पूरा प्रोग्राम लिखना मतलब बहुत बड़ा रहता है, उसको डिफाइन करो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब होता क्या था, एक एक चीज़ को कंप्यूटर नहीं समझता ना भाई, आपकी और मेरी भाषा, तो उसको डिफाइन करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए वहाँ पे क्या करता है, जैसे कुछ स्टैंडर्डाइज रहेगा तो डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम होता है। ओह माय गॉड, वन सेकंड, कम ऑन, क्या प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम का यूज किया जाता है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों का हेल्प लिया जाएगा कि भाई वो रेडी मिलेगा, ऐसा कैसा प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम का सहायता ली जाती है। अरे बच्चों क्यों, इसमें क्या बड़ी बात है? घर में खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए खाने का इस्तेमाल, खाने का यूज़ नहीं करते क्या? सब बोलना क्या चाहते हो? अरे बच्चों मतलब कई सारी रेडी टू ईट चीज़ें आती है, सर रेडी मसाला आता है, सब एवरेस्ट का मसाला बोलो, एमडीएच का मसाला रेडी है, सब उसके इंग्रेडिएंट्स है, सारी चीज़ें उसमें रेडी। आप तो सिर्फ क्या कर लेते हो, मान लीजिए ये ले लेते हो थोड़ा सा कुछ आधा बनाई हुई प्रोडक्ट से, वही यूज़ करके और आगे और कुछ अलग नया खाना बना लेते हो आप, यस नो? तो वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने ए डिफाइन कर दिया ना, आपने एक बार ए डिफाइन कर दिया तो ना कंप्यूटर को प्रोग्राम बोलो फाइंड पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब क्या, उस सेट का जो पॉसिबल सबसेट्स है, उस सेट का जो पॉसिबल सबसेट है वो खुद प्रोग्राम ही बना लेता है। अब आया मतलब समझ में, अब मजा आ रहा है समझ में, आप समझ में आ रहा है कि क्यों हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी, या सेट थ्योरी का यार मीनिंग क्या था, क्यों सेट्स लाया गया लाइफ में बच्चों, सेट लाया गया लाइफ में ताकि एक वेल डिफाइंड अगर प्रेजेंटेशन हो जाए तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं, इसीलिए सेट को लाया गया है, वेल डिफाइंड प्रेजेंटेशन। तो आपने एक बार बोल दिया कि भाई सेट ए ये है, अक्रॉस द वर्ल्ड बोला गया कि भाई तुम भी यही रूल्स फॉलो करो, सभी ऐसा ही करते हैं, तो फिर एक आपको यूनिवर्सल एक प्रोग्राम बनाना बड़ा आसान हो जाता है कि जब आप एक डिफाइन कर सकते हो, सी कंप्यूटर का आप एक बोल दो कि फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, वो कैसे पी ऑफ पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं वो दिखाने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम चालू नहीं, तो एक्चुअली मैं वो भी दिखा सकता हूँ, बट एनीवे सो पावर सेट ऑफ ए, सो ऑटोमेटिकली लैपटॉप आपका कंप्यूटर ही क्या कर देगा, इस ए के जो पॉसिबल सबसेट्स है जो हमने ऊपर देखे वो निकाल लेता है। अब से इसका यूज़ क्या होता है, अरे यूज़ क्या होता है मतलब क्या, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों वीडियो गेम आपको बनानी है, कितना ज़रूरी है वहाँ पे वो वीडियो गेम बनाने के लिए गेम आपको प्रोग्राम करना है, ये डिफाइन करना है। से फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सेट ऑफ एनिमीज, से आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज, दिस इज नॉट हाउ इजीली दिस हैपेंस सर। तो ए में आपके सारे एनिमीज है, अलग एनिमीज, तो आप वो प्रोग्राम में कोड दिखाना चाहते हो कि भाई जब भी मान लेते हैं कि ये सारे एनिमीज के एलिमेंट्स हैं, तो अपने एलिमेंट को पहले डिफाइन किया कि वो एनिमी का एलिमेंट दिखेगा कैसे वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है वीडियो गेम बनाना या गेम बनाना, राइट? बट एनीवे आपने एक बार डिफाइन तो कर दिया कि वो एलिमेंट एनिमी ग्रुप में आएगा, फिर आपको देखना है कि वो एनिमी के कौन से पॉसिबल सबसेट बन सकता है। क्यों? दिखाने के लिए कि अगर मान लीजिए जो हीरो इस गेम में, आप ही हीरो रहे, आप गेम खेल रहे हो, तो अगर आपकी गोली इसको लगे, इसको लगे, इसको लगे, या इन दोनों को लगे, या इन दोनों को लगे, इसमें से किसी के भी कॉम्बिनेशन को लगे, तो उस गोली से वो एनिमी मरना चाहिए, then only then the game will proceed, right? So to define that, so you might need all the possible subsets of a given set, yes no? And hence अगर आप सिर्फ पावर सेट का कमांड दे दो तो कंप्यूटर खुद बना लेता है पावर सेट्स, एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट अ प्रोग्राम एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन दोज टू सेट्स। हाँ, तो सर कहीं ना कहीं ट्रेलर दे रहे क्या साहब हमको अगले पार्ट का?
सर हलू हलू आप सेट थ्योरी से रिलेशन वर्ड बीच में ला रहे हो, यही तो बच्चों मैंने कहा ना। अभी आपको शायद हो सकता है सेट थ्योरी में जो मैंने थोड़े बहुत लॉजिक्स दिए आपको या बताने की कोशिश की क्या है उसका रियल लाइफ में यूज होगा, शायद आपको पता भी होंगे ऑलरेडी, या आपको लगा रहेगा ओके व्हाट्स सो ग्रेट इन इट, बिल्कुल। बट आपका बहुत ज़्यादा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा बच्चों जब हम रिलेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिलीव मी, जब मैं आपको रिलेशन एक्सप्लेन करूँगा आप सच में बोलोगे सर इस चैप्टर को हमने वैसे आज देख लिया जो हमने पहले देखा नहीं था। ओके लेट्स कंटिन्यू। अभी के लिए वापस में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट पढ़ लिया, पावर सेट पढ़ लिया। तो पावर सेट देखो ये 1 2 3 तो उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमेशा रखना है एम्प्टी सेट जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरीथिंग। एंड इक्वल सेट भी जो रहता है तो 1 2 3 का एक सबसेट कौन है, 1 2 3 खुद। और आपको पहली बात ये समझना है कि सेट के अंदर सेट हो सकता है। ओ माय गॉड वन सेकंड कम ऑन, सेट के अंदर सेट हो सकता है, क्या बात कर रहे हो? अरे मतलब देखो ना, ये पावर सेट भी एक सेट है, आपको दिख रहा है। पावर सेट में आपको दिख रहा है कि उन्होंने यहाँ पे भी ब्रेस ब्रैकेट दिया, इस ब्रेस ब्रैकेट के अंदर बाकी सारे सबसेट्स भी है, इनके भी ब्रेस ब्रैकेट्स है, लेकिन ये सब ब्रेस ब्रैकेट के बाहर वापस इनका इसका अपना अपना एक ब्रेस ब्रैकेट है। तो ब्रेस ब्रैकेट के अंदर ब्रेस ब्रैकेट, सब सेट, सेट के अंदर सेट्स भी हो सकते हैं, ये आपको प्लीज समझना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में अभी ये सब होने के बाद बच्चों की एक्सरसाइज दी गई है, फटाफट से आपको एक्सरसाइज को खत्म करना है। आइए सबसे पहले क्या देख रखा है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 2 3 5। तो 2 3 5 क्या है, इस सेट उसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, 2 रेज़ टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पे 3, तो 2 रेज़ टू 3 कितने आएंगे 8। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 रेज़ टू n। नल सेट क्या रहता है, क्या ये नल सेट है, नहीं, हवा रहना चाहिए, हवा से अंदर, ये है हाँ सी चलेगा, या सिर्फ ऐसा हवा दिखा देना, नुस्ता हवा, तो भी वो नल सेट था। ए है 2 3 5 7, बी है ये, देन ए इंटरसेक्शन बी कौन रहेगा बच्चों। इसके आसान क्वेश्चन, रसगुल्ला क्वेश्चन लाइफ में नहीं आ सकता बच्चों कहीं पे। ऐसे क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, पहले एग्जाम सेंटर को, फुल एग्जाम सेंटर को पेड़े बांट देने के, बोलना ऐसा पेपर आया कि कैसे मैं पास लूँगा, गारंटी, रिजल्ट की इंतजार नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, पेड़े बांट के आने का डायरेक्टली एग्जाम सेंटर को ही। 2 3 5 7 बोलो कौन है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में कोई भी नहीं, क्या एक भी एलिमेंट कॉमन, सर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है भाई, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो इट्स एन एम्प्टी सेट। हाँ तो क्वेश्चन देखो ऐसा इतना आसान नहीं था। आप बोलोगे ए और ये है, बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटर्न एज, कैसा कोई भी नहीं कॉमन तो कोई भी नहीं मतलब भी दिखाना है ये सर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं जो कॉमन है, इसलिए हवा एम्प्टी छोड़ दो। अब यहाँ पे द सेट, सेट देखो बोला है, और यहाँ पे अब अगर देखो तो सेट को आपने डिस्क्राइब किया तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं क्या, रूल मेथड बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे सेट लिस्ट नहीं किया है, एक लिस्ट होता है, डायरेक्टली बोल दिया सेट कौन है, देखो ए ये है, काड़ा फिनिश। सेट है क्या है 2 3 5 7 फिनिश। नहीं वो क्या प्रॉपर्टी क्या है, तेरे को क्या करना है, मैंने लिस्ट कर दिया, ए में ये आते हैं फिनिश। अब ऐसा नहीं है कि मैं लिस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए में आने वाले की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, तो प्रॉपर्टी ये रहेगी एक्स सच दैट। तो सेट में क्या आने वाला है, एक एलिमेंट आने वाला है एक्स सच दैट एक्स 0 से बड़ा 5 से छोटा, 0 से बड़ा, देखो लिख के दिया है सच दैट एक्स क्या है 0 से बड़ा 5 से छोटा, represents a set when x may take the integral values, और इंटीग्रल वैल्यूज लेने आपको, तो मतलब कौन आ गया 1 2 3 4। ये सेट दिया है, कैन बी रिटर्न एज, सेट का कैसा डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखो आप x 0 भी है, x 10 भी है, यस नो, तो क्या लिख सकते हैं हम, चलिए बताइए क्या लिख दो इसमें से मैं, कि x इज वॉट 2x वेर x इज वॉट ग्रेटर देन 0, नहीं x कैन ऑल्सो बी 0, तो कैलकट्टा 2x बरोबर है, जैसे x की वैल्यू चलो 0 डालो पहले, तो पहला 2 इंटू 0 क्या आएगा 2, और x की वैल्यू 1 डालो, चलो आएगा, तो सॉरी 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा मेरा 0, और x की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, 2 इंटू 1 2, x की वैल्यू 2 डालो, x इज वॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 तक जाना है, फिर x की वैल्यू 3 डाली तो क्या आएगा 6, x की वैल्यू 4 डाल दिया तो क्या आएगा 8, x की वैल्यू 5 डाल दी, 5 डाल सकते क्या, हाँ लिखा है ना, x इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 ही बोला है, तो 5 भी डाल सकते हैं x, this would be 10, so I'll get 0 2 4 6 8 10। using question 7 to 10, use for questions 7 to 10, चलो 7 to 10 के लिए आपको यही यूज करना है, p है ये q है और यूनिवर्सल सेट दिया है, तो बोला द कार्डिनल नंबर ऑफ p एंड q। बच्चों कार्डिनल नंबर मतलब ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर मतलब ही क्या, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स। बताइए जल्दी से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी मेरे पास यहाँ पे है, क्यू मेरे पास यहाँ पे, उसके इंटरसेक्शन में समझिए पहले कौन कौन कॉमन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, कॉमन है दोनों में, 3 भी है, 6, 10, 15, बस और कोई भी नहीं। 6, 10, 15 यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं, फिनिश। तो 1 और 3 कॉमन है, तो देयर आर 2 नंबर्स। कार्डिनल नंबर ऑफ पी एंड इंटरसेक्शन क्यू इज 2। कार्डिनल नंबर मतलब ही याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, सो n इज 2। कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, माय गॉड बच्चों, पी यूनियन क्यू करना आपको, तो क्या आएगा 1, 2, 3, ये 5, 7 आ गया। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आपके, ये 5 एलिमेंट्स हो गए। तो कैसा आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन की, पी यूनियन क्यू, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तो फॉर्मुलाइज करो, नहीं तो आंखों से निकालो कॉमन सेंस से। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं, ये पी में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। क्यू में कितने एलिमेंट्स मेरे, 3 और 3, ये 5। बट माइनस कर दो, दोनों में कॉमन कितने हैं सर, दोनों में कॉमन है 2, तो दैट्स इट, 8 आपका आंसर आना चाहिए। 5 + 5 10 माइनस 2, 2 में कॉमन है इंटरसेक्शन, तो आपके यूनियन में कितने बचेंगे, 8 एलिमेंट्स। अब जो ये P1 निकालना है यहाँ पे, ओके, चलिए इसको समझिए।